नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, हो सकता है ऐसा जीवन कई लड़कियों को झेलना पड़ रहा हो। यह कहानी एक लड़की की है जिसका नाम प्रिया है, जो अपनी व्यथा सुना रही है। तुमसे शिकायतें तो कर रही हूँ माँ, पर तुम्हारे जीते जी तुमसे कर न सकी। मुझे तुमसे बहुत डर लगता था, तुम अपने खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकती थी। शिकायत सुनते ही चीखने चिल्लाने लगती और शिकायती की इज्जत उतार देती थी। उसके जीवन के सारे गड़े मुर्दे उखाड़कर उसे शर्मसार कर देती थी। तुम्हें इस बात की भी परवाह नहीं रह जाती कि शिकायत करने वाला अपना है या पराया। तुम अपनी संतान को भी नहीं बख्शती थी। तुम्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता था कि आस पड़ोस या सड़क पर आते जाते लोग क्या कहेंगे। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ राज होते हैं। हर इंसान अपने जीवन में कोई न कोई गलती करता ही है, पर उसे छुपा कर रखता है, क्योंकि दूसरे सिर्फ गलती को देखते हैं, उसके पीछे के कारणों को नहीं। सब दूसरों के फटे में टांग डालकर मजा लेना चाहते हैं। तुम ये सारी बातें जानती थी, पर गुस्से में अपना आपा खो देती और अपनी ही संतान को शर्मसार कर देती थी। शायद इससे तुम्हें जीत का एहसास होता था, या फिर तुम अपनी माँ के किए का बदला अपनी संतानों से लेती थी। नानी भी तुम्हारी जैसी ही थी। मैंने एक बार मौसी से उनकी लड़ाई देखी थी, जिसमें दोनों एक दूसरे की बधिया उखेड़ रही थी और मोहल्ले के लोग तमाशाई बने मजा ले रहे थे। यानी यह कमजोरी तुम्हें नानी में मिली थी। हो सकता है नानी को अपनी माँ से, उनकी माँ को अपनी माँ से यही विरासत में मिली हो। हम बहनों में भी यह कमजोरी है। बहनें बहुत जल्दी आपा खो देती हैं। गुस्सा मुझ में भी उनसे कम नहीं है, पर उच्च शिक्षा ने मुझे संयमित रहना सिखा दिया है। मैं इसलिए तुमसे डरती थी माँ। बचपन में तो गनीमत थी कि तुम मार पीट कर गालियां देकर अपना गुस्सा उतार लेती थी, पर बड़ी होने पर वही चीख चिल्लाहट, वही इज्जत का पाह लगाना, गलतियां गिनाना खलता था माँ। मैं छत पर जाकर रोती थी। मैं जानती थी कि तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। जीवन में कोई सुख तुम्हें नहीं मिला था। पति का प्यार यही था कि तुम मादा बनी रहो और हर दूसरे वर्ष बच्चा जन्मो। मैं समझती हूँ कि बच्चा तो यूं ही आ जाता होगा, तुम तो बस पिताजी को खुश रखने की कोशिश में मारी जाती थी। मैं तुम्हें समझती थी, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तुम्हारी हर सही बात को मानती थी, पर तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया माँ। मैं तुम्हारी अनचाही बेटी थी। तुम बेटा चाहती थी, मैं बेटी हो गई, वो भी सांवली। बड़ी दीदी पहली संतान थी और बहुत ही गोरी थी, इसलिए उन्हें बेटी होने का अभिशाप नहीं झेलना पड़ा। पर मैं बेटी के बाद की बेटी थी। तत्कालीन समाज में यह किसी अपराध से कम नहीं था। नानी और पिताजी दोनों ही मेरे कारण तुम्हें अस्पताल में देखने तक नहीं आए। तुमने इसका गुस्सा मुझ पर उतारा। मुझे अपना पहला अमृत तुल्य दूध भी नहीं पिलाया। तुम्हारे सामने वाली बेड की अमीर प्रसूता नहीं होती तो जाने मेरा क्या होता। उसने मुझे शहद चटाया और तुम्हें समझाया। उस अजनबी स्त्री ने ही मेरा नाम प्रिया रखा, पर घर में मैं कलूटी नाम से ही पुकारी जाती रही। मेरी पहली शिकायत तुमसे यही थी माँ की तुमने मुझ निर्दोष को बिना कारण के दंड दिया। मैं लड़की पैदा हुई, इसमें मेरा क्या दोष था। यह सच है कि मेरे कारण 9 महीना सजोया तुम्हारा सपना टूट गया। तुम्हें नानी और पिताजी का कोप भाजन बनाना पड़ा। मैं तुम्हारी वेदना समझ सकती हूँ, पर इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं था। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, काश मेरे बारे में भी सोचा होता। एक स्त्री के रूप में मैं धरती पर आई थी और किस तरह स्वागत किया जा रहा था मेरा। सबकी उपेक्षा से कैसा मन बनेगा मेरा, कैसी स्त्री बनूंगी मैं। तुम भी तो एक स्त्री थी, कैसे नहीं समझ सकी मेरे भीतर कोई नई स्त्री जन्म ले सकती है।
मेरी दूसरी शिकायत यह थी कि तुमने मेरे साल पूरा होने से पहले भाई को जन्म देने की जल्दबाजी की। भाई सिर्फ 10 महीने का छोटा है मुझसे, यानी मेरे 1 महीने के होते ही तुम गर्भवती हो गई। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे दूध पर मेरा भी हक है। तुम्हें गर्भ ठहरते ही उल्टियां शुरू हो जाती थी, वह भी इतनी ज्यादा कि कई महीने तुम्हें कुछ भी नहीं पचता था और दूध फट जाता था। मैं ऊपर के दूध पर पली। मैं मानती हूँ कि तुमने पिताजी को खुश करने के लिए ऐसा किया, पर तुम क्या मुझे समझ पाई? ऊपर के दूध ने मेरी सेहत खराब कर दी और मेरे भीतर असुरक्षा बोध का जन्म हुआ। मेरे भीतर दूसरी स्त्री भी निर्मित हो चुकी है। तुम सामाजिक विडंबना का शिकार थी, मजबूर थी, पर मैं तो अपना बचपन नहीं जी पाई। न माँ का दूध, न उसकी छाती से लिपटकर सोना, न कोई प्यार दुलार, सिर्फ उपेक्षा, परिजनों की दुत्कार सही। उस समय मैं मर भी जाती तो किसी को दुख नहीं होता, पर तुम्हें जरूर होता। आखिर तुम माँ थी ना। मैं इस बात को समझ सकती हूँ, पर क्या तुम मुझे समझ सकी माँ? मेरी तीसरी शिकायत यह थी कि तुम मुझे हमेशा भाई से कमतर समझती रही। सारा अधिकार उसका था, प्यार दुलार दूध मलाई सब पर भाई का हक था। हम दोनों की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था और मैं इस सामाजिक परंपरा को नहीं जानती थी कि लड़का लड़की से श्रेष्ठ होता है, इसलिए मैं भी भाई जितना ही सब कुछ चाहती थी। पर मुझे मिलता था गाली, मार और तिरस्कार। मैं जिद्दी होती गई। अक्सर भाई से मेरी लड़ाई होती रहती। वह भी बहुत बदमाश था, मेरी चोटी खींच देता था और खेल बिगाड़ देता था, मेरी किताबें फाड़ देता। पर तुम मुझे ही मारती, कोसती, झूठे सच्चे जाने कितने आरोप जड़कर पिताजी से भी मार खिलवाती थी। तुमने कभी मेरा पक्ष नहीं लिया। भाई की गलती पर भी पर्दा डाल देती, इसलिए उसका मन बढ़ता गया। मेरे दिल पर इससे बड़ी चोट लगती थी। छोटा होकर भी भाई मुझ पर हावी रहता था। मैं संवेदनशील भी बहुत थी, इस कारण इन सारी चीजों का प्रभाव मुझ पर पड़ रहा था। मेरे भीतर की स्त्री बागी हो रही थी और बाहर की स्त्री कल्पना की दुनिया में रहने लगी थी, ताकि यथार्थ की कड़वाहट को भूल सके। मैं एक राजकुमार के सपने देखती, जिसकी नजरों में मैं कलूटी नहीं, दुनिया की सबसे सुंदर लड़की थी, जो मुझे अभाव, दुख व उपेक्षा से भरी दुनिया से बहुत दूर ले जाता, जहां सिर्फ प्यार ही प्यार होता, जहां तुम्हारी गालियां, पिताजी की मार और भाई बहनों का तिरस्कार नहीं होता। अब मैं खूब पढ़ती और खाली समय में राजकुमार के सपने देखती। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि मैं किस दुनिया में गुम रहती हूँ। वैसे भी मेरे युवा होने तक कई और भाई बहन हो गए थे और तुम्हारा काम और गुस्सा दोनों चरम पर पहुंच गया था। अगली शिकायत, तुम मुझे पसंद नहीं करती थी माँ, पर क्यों? इतनी बुरी तो नहीं थी मैं। आसी बासी जो तुम कुछ देती थी खा लेती थी। दीदी और भाई की तरह नखरे नहीं करती थी। दीदी की उतरन ही मुझे नसीब था, फिर भी मैं खुश थी। मैं तो अपनी किताब कापियों के लिए भी तुम्हें परेशान नहीं करती थी। बीए तक मैं हवाई चप्पलें पहनकर स्कूल कॉलेज जाती रही। मेरे बालों में तेल लगाकर तुम 2 चोटी बना देती, जिसे 2-3 दिन तक खोलने की इजाजत तुम नहीं देती थी। एक बार सहपाठियों द्वारा मजाक बनाए जाने पर मैंने चोटी खोल दी तो तुमने बाल खींच कर मारा था कि कलोटी हीरोइन बनना चाहती है। क्रीम पाउडर मैं जानती तक नहीं थी, क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं था कि लड़कियां ये सब लगाएं। बहुत सादगी से रहती थी मैं। इन सब बातों से एक लाभ तो मिला ही था कि लड़के मेरी तरफ आकर्षित नहीं हुए और मैं आराम से पढ़ती लिखती रही। दीदी की सुंदरता उनकी मुसीबत बनी और वे 10वीं से आगे नहीं पढ़ सकी। पर बाद में छोटी बहनों को तुम खुद ही क्रीम पाउडर देती थी, क्योंकि समय के साथ तुम्हारी सोच बदल गई थी। मैं तब भी सादी थी। जब मैं ग्रेजुएशन में गई तो सहेलियों ने जबरन ले जाकर मेरी थ्रेडिंग करा दी और नाक की छोटी नथनी उतरवा दी।
फिर तो जैसे घर में भूचाल ही आ गया। तुमने छोटी बहनों को बिगाड़ देने का दोष मुझ पर लगाया, क्योंकि वे भी थ्रेडिंग कटिंग कराने लगी थी। घर में कोई कुछ भी गलत करे, उसका दोषारोपण मुझ पर था। मैं बचपन में पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ती थी। भाई भी मेरी नकल करता, पर अभ्यस्त न होने के कारण उसे चोट लग जाती और मेरी धुनाई होती थी। बाहर लड़कों के साथ गोली गोटी खेलती या भरी दोपहरी में बाग बगीचे में भाई को साथ लेकर आम इमली चुनती तो भी सामत मेरी ही थी। किताबें लेकर कोने में पढ़ती, तब भी यही सुनना पड़ता कि सिर्फ पढ़ती है, घर का काम काज नहीं करती। किसी तरह गुजारा नहीं था मेरा। मैं समझ ही नहीं पाती थी कि क्या करूं जो तुम खुश हो जाओ। जिस काम के लिए तुम गुस्सा करती उसे दोबारा नहीं करती थी, फिर भी तुम खुश नहीं होती थी। मैं स्कूल कॉलेज में अव्वल आती, प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीत कर लाती थी। तुम उपेक्षा से सबको किनारे रख देती, कहती थी भाई जीतता तो खुशी भी होती। मैं बुझ जाती थी। मैं उस दिन बहुत रोई थी माँ, जब तुमने मेरी छोटी सी किताबों की अलमारी भाई को जूता चप्पल रखने को दे दी। मैं कमरे को अपनी चीजों से सजाती तो भाई उन्हें फेंक देता और तुम उसका पछिया कहते हुए लेती कि यह उसी का घर है, तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल होगा। तुमने कभी मुझे अपने घर को अपना न समझने दिया। पिताजी का तो खैर भाई लाडला था, वे कहते कि पुत्र के बिना गति नहीं मिलती। भाई की बदमाशियों पर तुम्हारा जुमला होता, घी का लड्डू टेढ़ा भी अच्छा होता था। तो क्या बेटी इतनी बुरी होती है माँ? तुम्हारे न रहने पर भाई यह कहकर रो रहा था कि तुम बुरे दिनों में बाकी परिवार को बाजरे की रोटी खिलाती, पर उसके लिए गेहूं की रोटी ही बनाती थी। बाजरे की रोटी भाई को चुभती थी, मुझे भी चुभती थी माँ, पर मैं उसे पानी से नम करके खा लेती, ताकि तुम्हें मेरे लिए भी किसी से गेहूं का आटा उधार न लेना पड़े। मैं तुम्हारी परेशानियों को समझती थी, भाई नहीं समझता था, बाकी बच्चे भी नहीं समझे। फिर भी तुम मुझे ही बुरा कहती थी। तुम मेरे बाल बांधते हुए मुझे जो कहानियां सुनाती थी, उसे मैं हृदय से सुनती और गुनगुनाती थी, और वे ही आगे चलकर मेरे लेखन का आधार बनी। तुम्हारी उपेक्षा मुझे मजबूत बना रही थी, मेरी संघर्ष क्षमता को बढ़ा रही थी। मैं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो रही थी। मुझे अकेले डर लगता है माँ, बच्चे से प्रौढ़ होने को आई, पर वह डर कभी खत्म नहीं हुआ। शायद तुम्हारे गर्भ में भी मैं अकेली ही थी, क्योंकि तुम तो कल्पना में किसी बेटे को पाल रही थी, और जब मैंने जन्म लिया तो मुझे देखते ही तुमने मुंह फेर लिया था। मैं जानती हूँ माँ, समझती हूँ कि इसमें तुम्हारा दोष नहीं था। तुम जिस व्यवस्था में पली बढ़ी थी, वहाँ बेटी को जन्म देना शाप था, और दूसरी बेटी को जन्म देना तो महाअभिशाप था। तुम तो खैर पढ़े लिखे समाज से नहीं थी, पर आज के पढ़े लिखे लोग भी दूसरी बेटी नहीं चाहते हैं। किसी तरह उसके लिंग का पता कर गर्भ में ही मार डालते हैं। तुमने दूसरी बेटी को जन्म दिया है, इस खबर से पिता और नानी दोनों ही इतने नाराज हुए कि उस दिन उस सरकारी अस्पताल में तुम्हें देखने भी नहीं आए। तुम्हारे सामने वाले बेड की महिला ने तुम्हारी मदद की और मेरा नामकरण भी किया था। उन दिनों जन्म के बाद बच्चे को शहद चटाया जाता था। मुझे शहद भी उधार का मिला, दया का मिला, उधार का मिला, और शायद तभी विधाता ने मेरे भाल पर लिख दिया कि जीवन में मुझे कुछ भी अपने हक का नहीं मिलेगा। हक भी दया का, एहसान और उधार जैसा मिलेगा। तुमने भी मुझे कभी प्यार नहीं किया माँ। किया होता तो मेरा भाई मुझसे सिर्फ 10 महीने छोटा नहीं होता। नहीं समझी ना इस गणित को माँ। अस्पताल से लौटते ही पिताजी को मनाने के लिए तुम उन्हें समर्पित हो गई। तुम्हें एक बार भी अपनी दुधमुही बच्ची का ध्यान नहीं आया। तुम अपनी उपजाऊ कोख के बारे में तो जानती थी ना,
और ये भी कि गर्भवती होने के बाद 3 महीने तक तुम कुछ भी खा पी नहीं पाती। तुम्हें लगातार उल्टियां होती हैं और दूध टूट जाता है। मैं अपने हक भर का दूध भी नहीं पी सकी माँ। ऊपर के दूध पर पलने के कारण मैं शैशवावस्था से ही पेट की मरीज हो गई, दुबली और चिड़चिड़ी हूँ, जिसे मेरा ही दोष माना गया। भाई के जन्म के बाद तो मैं और भी उपेक्षित हो गई। तुम बताती थी कि मैं बचपन में बहुत जिद्दी और शैतान थी, भाई से मेरी नहीं पड़ती थी। मेरे इस स्वभाव के कारण ही तह तक भी तुम नहीं पहुंच सकी माँ। प्यार न पाने वाले बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं। जिस बच्ची ने अबोध अवस्था से ही सिर्फ उपेक्षा, गाली और मार सही हो, उसका जिद्दी हो जाना लाजमी है माँ। पर बच्चों के मनोविज्ञान को समझने लायक शिक्षा तुम्हें नहीं मिली थी, न स्कूल में न ही घर परिवार में। पर मैंने तो सुना है कि माँ अनपढ़ होने के बावजूद अपने बच्चे के मन को पढ़ लेती है, उन्हें सबसे ज्यादा समझती है। फिर तुम मुझे क्यों नहीं समझ पाई माँ? क्या इसलिए कि मैं बेटी थी, और वह भी दूसरी और अनचाही बेटी? धीरे धीरे तुम्हारा परिवार बढ़ता गया था माँ। 5 बेटियां और 4 बेटों का बड़ा सा परिवार था। अब तुम किस किस बच्चे का मनोविज्ञान समझती? फुर्सत कहाँ थी तुम्हें? आमदनी कम थी और खर्चा ज्यादा, जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां थी। इतने बड़े परिवार में भी मैं अकेली थी। मैं उसमें फिट नहीं बैठती थी। 9 भाई बहनों में सबका स्वभाव अलग था, सोच अलग थी। सब एक दूसरे से लड़ते भी और एक होकर भी रहते थे, पर मैं सामंजस्य नहीं बैठा पाती थी। मैं तुम्हारी और पिताजी की परेशानियों को समझती थी और खुद परेशान रहती थी। अपनी जरूरतों को इतना कम रखती थी कि तुम पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। रूखा सूखा भी खा लेती थी, दीदी की उतरन भी पहन लेती थी। तुम जो भी कहती उसको दिल से मानती थी। फिर भी तुम मुझे हमेशा कोसती रहती, इसलिए मेरा कहीं मन नहीं लगता था माँ। धीरे धीरे मैंने पढ़ने और पूजा पाठ में मन लगा लिया। बाहरी बच्चों के साथ खेलती, पेड़ पौधों से बतियाती थी। मैं प्रकृति के बीच खुद को पाने लगी। चिड़िया मुझे अपनी सहेली की तरह लगती थी। घर में किसी अकेले कोने या फिर छत पर किताबें लेकर बैठी रहती, पढ़ती या फिर अपनी कल्पना की दुनिया में विचरण करती। घर में बिजली नहीं थी और लालटेन एक ही था, इसलिए रात को मेरा पढ़ना मुश्किल ही होता था। पिताजी के सख्त निर्देश के कारण 9 बजे तक खाना खाकर सबको सोना पड़ता था। पिताजी 9 बजे के बाद कहीं भी रोशनी नहीं देख सकते थे। दिन भर दुकान पर खटने के बाद वे देर रात जागने की स्थिति में नहीं होते थे। घर बस 2 कमरों का था। मुझे जल्दी नींद नहीं आती थी तो मैं अपनी कल्पना में खो जाती और तुम्हारी कहानियों के एक राजकुमार के साथ प्यार के सपने देखती थी। घर या बाहर जब किसी से कोई दुख मिलता उससे कहती थी, वह मुझे समझता और समझाता। तुमने तो कभी मेरे सिर पर प्यार से हाथ नहीं फेरा, अपने सीने से नहीं लगाया, पर वह हर बात पर मुझे सीने से लगा लेता था। मुझे खूब प्यार करता था। मेरी आंखों के सारे आंसू उसके विशाल वक्ष में समा जाते थे। मैं उसकी सांसों की गर्मी साफ महसूस करती थी। पर दिन में अपनी अवहेलना और उपेक्षा देखकर मुझे डर लगता था कि पता नहीं मुझे वह राजकुमार मिलेगा या नहीं, क्योंकि तुम कहती थी कि मैं राजकुमारी जैसी नहीं हूँ। मेरा तो ब्याह होना भी मुश्किल है। पूरे परिवार के सफेद रंग के बीच मेरा गेहुआ रंग काला माना जाता था। सबसे पहले नानी ने मुझे काली कहा, फिर तुमने, और फिर तो छोटे भाई बहन भी मुझे इसी संबोधन से पुकारने लगे। मैं इस संबोधन से बहुत आहत होती थी। घर के पास वाले शिव के मंदिर में जाकर घंटों रोती थी। उनसे शिकायत करती थी कि उन्होंने मुझे अपना रंग रूप क्यों दे दिया। आज जब मनोविज्ञान की दृष्टि से अपने बचपन को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जरूर मैं किसी मनोरोग से ग्रस्त थी।
जो उम्र के साथ बढ़कर एक ग्रंथि बन गई। इस ग्रंथि ने मुझे आत्मकेंद्रित और अकेला बना दिया। मैं दुनिया के साथ सामंजस्य नहीं बैठा सकी। मैं दूसरे बच्चों की तरह नहीं थी और न हो सकती थी। माँ, बचपन में जब भी किसी से मेरी लड़ाई होती, तुम उसके पक्ष में खड़ी हो जाती। भाई के साथ की लड़ाई में तो हर हाल में मुझे ही दोषी ठहराती थी। एक दो बार भाई मौत से बचा। एक बार पेड़ से गिर गया तो दूसरी बार चीनी मिल के सीरे वाली हौद में। दोनों समय वह मेरे साथ मेरी नकल करने के कारण खतरे में पड़ा था भी तो वह बहुत बदमाश। मेरे मना करने पर मानता ही नहीं था, पर तुम्हें लगता था कि मैं भाई से ईर्ष्या करती हूँ और उसे जानबूझकर मारना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी इस बात से कहीं गहरे आहत होती थी। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती थी माँ। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा, अपने बुरे वक्त में जब तुम मुझे जौ की रोटियां देती और भाई को गेहूं की, तो क्या मैं नहीं समझती थी? तुम कहती कि भाई को जौ की रोटियां अटकती हैं। मुझे भी अटकती थी माँ, पर मैं उन्हें पानी से नरम करके खा लेती थी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करती थी। मैं जानती थी गेहूं का आटा तुम पड़ोस से मांग कर लाई हो और राशन कार्ड पर सिर्फ जौ ही मिलता है। अच्छे दिनों में भाई को दूध मिलता और दूसरी पौष्टिक चीजें भी, पर मैंने कभी बराबरी की जिद नहीं की माँ। मैंने तुम्हारी इस बात को सच मान लिया कि लड़कियों को रूखा सूखा खाकर भी पल बढ़ जाती हैं। भाई की बदमाशियों पर तुम पर्दा डाल देती और हमेशा कहती कि देसी घी का लड्डू टेढ़ा भी अच्छा होता है। कुल का नाम बेटे से ही आगे बढ़ता है। लड़कियां तो पराया धन होती हैं। ये सच था कि न पढ़ने के बावजूद भाई को मैं पढ़ना लिखना सिखाती थी। अपने साथ बाग बगीचे में ले जाती थी। पेड़ों पर चढ़ना उसने मुझसे ही सीखा था। अब इसमें मेरी क्या गलती थी कि उसे अक्सर चोट लग जाती थी। उसके चोट लगने पर मुझे ही मार पड़ती थी। भाई को बिगाड़ने का दोष मुझ पर मढ़ा जाता था। क्या मैं इतनी बुरी थी माँ? मैं दूसरे बच्चों से थोड़ी अलग जरूर थी, पर बुरी तो नहीं। फिर क्यों मेरे साथ तुम दोहरा व्यवहार करती थी? मेरे रट्टा मारने की आदत से ही भाई पास होता था। मेरी कविता चुरा कर स्कूल के मैगजीन में अपने नाम से छपवा लेता। भाई ही क्यों, बहनों से हुए विवाद में भी तुम मुझे दोषी मानती थी। एक बार छोटी बहन ने मेरे सिर पर बट्टा मार दिया। खून देखकर मैंने भी उसे बट्टे से मार दिया। भाई दोनों को पड़ोस के अस्पताल ले गया। मरहम पट्टी के बाद जब हम लौटे तो तुमने कहा कि जिद में मैंने बहन को ज्यादा जोर से बट्टा मारा होगा। पहले बहन ने मारा तो कुछ नहीं, उसने मेरी सुंदर सीधी मांग को हमेशा के लिए दागदार कर दिया था। बस 2-3 साल का ही तो अंतर था दोनों की उम्र में, पर मैं बड़ी थी और सारी गलती मेरी मान ली गई थी। एक बार मैं और दुखी थी जब तुमने मेरी किताब की छोटी सी अलमारी मुझसे छीनकर भाई को दे दी थी। वह अलमारी मुझे बहुत प्रिय थी। मेरे रोने पर तुमने कहा कि इस घर की हर चीज का असली मालिक भाई ही है, तुम्हारा तो यह घर ही नहीं है। उस दिन मैं अपने राजकुमार के सीने पर सिर रखकर बहुत रोई और उससे जल्द से जल्द आने को कहा। मैं अब बड़ी हो रही थी और कक्षा 8 में पहुंच गई थी। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। अब बहुत कुछ बदल रहा था। दीदी की कक्षा 10 में ही शादी कर दी गई थी, पर वह बहुत खुश थी अपने संपन्न ससुराल में। वह इस घर के अभाव, दुख व कोलाहल को भूल गई थी। मेरे लिए अच्छे कपड़े भी भिजवाती रहती और जब यहाँ आती तो मुझे साथ घुमाने व पिक्चर दिखाने ले जाती थी, जो मेरे लिए अब तक एक सपना था। काल्पनिक दुनिया से यथार्थ की दुनिया में मेरे कदम उतर चुके थे। अब मैं घर में सबसे बड़ी थी और मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। वैसे भी मैं अपनी उम्र से ज्यादा गंभीर थी। झूठ नहीं कहूंगी माँ, तुम्हें कई बार रिश्तेदारों से यह भी कहते सुना है कि
मैं तुम्हारे बच्चों में सबसे ज़्यादा ईमानदार, सच्ची, नैतिक व गुणी हूँ और तुम्हारे परिवार में शिक्षा की मशाल जलाने वाली और पूरे खानदान में हाई स्कूल पास करने वाली मैं पहली लड़की हूँ। मैं कढ़ाई बुनाई के नमूने कॉलेज से सीख कर आती तो तुम बहुत खुश होती थी। तुम्हें कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था। जब मैंने लिखना शुरू किया तो तुम बहुत ज़्यादा खुश हुई, मुझे तमाम कहानियाँ सुनाने लगी। रामायण महाभारत की कहानियों के अलावा तोता मैना, सतियों की तमाम कथाएं मैंने बचपन में ही तुमसे सुन ली थी। औरतों की दुर्दशा की कहानियां सुनकर मैं मर्दों के प्रति इतनी घृणा से भर गई कि मैंने लड़कों से बात करना भी छोड़ दिया था। तुम्हारी बातें, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी कहानियां मेरे व्यक्तित्व का निर्माण कर रही थी। सतियों की कहानियां मेरे चित्त पर इस तरह अंकित हो गई थी कि मैंने सोच लिया था कि भविष्य में मैं भी एक सती बनूंगी। तुमने कहा था कि सतियां अपने बीमार और अत्याचारी पति के प्रति भी सत्य का पालन करके इतनी शक्तिशाली हो जाती थी कि त्रिदेवों को भी बच्चा बना सकती थी। मैं भी शक्तिशाली बनकर चमत्कार करना चाहती थी ताकि सभी मेरा लोहा माने। अजीब बात थी कि तुम कहानियां तो सारी बहनों को सुनाती थी, पर प्रभाव मैं ग्रहण करती थी। मैं चूड़ी वाले से चूड़ी नहीं पहनती थी कि वह मर्द होकर हाथ छू देगा और हाथ छू देने वाला पति हो जाता है। बाजार में खड़े होकर चाट पकौड़े खाना भी मुझे गंवारा नहीं था। प्रेम प्यार तो दूर की बात थी। मैं किसी लड़के को भर निगाह देखती तक नहीं थी। तन के साथ मैं मन और कल्पना से भी पवित्रता का ध्यान रखती थी। मेरी सहेलियां और मेरी बहनें मेरा मजाक बनाती थी, पर तुम्हें मेरी ये आदतें अच्छी लगती थी। मेरे चरित्र पर भी तुम्हें पूरा विश्वास था। मैं तुमसे कोई बात नहीं छिपाती थी। रास्ते में कोई लड़का छेड़ दे या कोई रिमार्क करे, सब बता देती थी। तुम मुझे नसीहत देती कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तुम्हारी नसीहत पर मैं अमल करती और नतीजा सकारात्मक होता था। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, एक चुप्पा हजार बोलते को हरा देता है। जैसे अनगिनत मुहावरे व लोकोक्तियों का जीवन में प्रयोग मैंने तुमसे सीखा था माँ। शायद मैं तुम्हारे अंतःकरण का नवीन संस्करण थी। तुम जो बनाना चाहती थी मैं बन रही थी। तुम्हारी अतिरिक्त इच्छाएं, कल्पनाएं मुझ में साकार हो रही थी। अब तुम मुझसे पहले की तरह नाराज नहीं रहती थी। फिर भी हम दोनों में बहुत अंतर था माँ। तुम सामान्य मूल्यों को छोड़ नहीं पा रही थी। बेटी बेटे में भेद करती थी। जब मैं कोई पुरस्कार लेकर आती तो तुम मुंह बनाकर कहती, भाई ने जीता होता तो खुशी भी होती। तुम कहती, बेटा कोठे से भी बहू लाएगा तो स्वीकार कर लूंगी, पर बेटी को कुल की लाज रखनी चाहिए। इसलिए मैंने भी अपने काल्पनिक राजकुमार की बात तुमसे छुपा कर रखी थी, और अपनी डायरी भी, जिसमें अपने साथ हो रहे सारे व्यवहारों का जिक्र था। एक दिन मेरी अनुपस्थिति में छोटी बहन ने डायरी चुरा कर तुमको सब पढ़ कर सुना दिया। फिर तो तुमने मुझे जो जो सुनाया उसका जिक्र न ही करूं तो बेहतर है माँ। तुमसे नाराज रहते हुए भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती रही हूँ माँ। इतना प्यार कि तुम्हारे खिलाफ बोलने वालों को मैंने कभी माफ नहीं किया माँ। फिर भी तुमने मुझे अपना क्यों नहीं समझा माँ। आज की लगभग 50% समाज की यह सच्चाई है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।